अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार ख़बरें आपसे शेयर करेंगे, मगर सबसे पहली ख़बर जो आपके सामने रखनी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, और इसके अलावा एक और ख़बर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रखेंगे, और दो तीन छोटी छोटी ख़बरें और भी हैं। तो आइए पहली ख़बर की तरफ चलते हैं। तोशा खाना 2 केस जो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ है। एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने मीडिया की शिकायत जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब से कर दी। तोशा खाना 2 केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत शुरू होते ही वाज़ेह रहे कि आज इसकी ज़मानत पर समाअत हुई है। समाअत शुरू होते ही एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार नकवी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सामने शिकायत करते हुए कहा कि गुजारिश करनी है कि फ़ैसला कुछ भी हो, लेकिन मीडिया पर पहले बात शुरू हो गई, पहले ही मीडिया में आ गया कि आज ज़मानत हो जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया का क्या है, मीडिया में तो कहा जाता है जानबूझ के बीमार हो गए, मीडिया सनसनी नहीं फैलाएगा तो कारोबार कैसे चलेगा। अदालत ने एफआईए प्रोसिक्यूटर को हिदायत की कि आप मीडिया को छोड़ें, इससे खुद को अलग कर लें। हमने भी अलग कर रखा है खुद को, हमने कानून के मुताबिक फैसला करना है। इस्लामाबाद की तमाम प्रोसिक्यूशन एजेंसीज ने इस तोशाखाना केस पर हाथ सीधा किया है। नैब, एफआईए, पुलिस, इलेक्शन कमीशन ने भी तोशाखाना केस किया है। पुलिस ने भी तोशाखाना जाली रसीद का केस बनाया हुआ है। तोशाखाना 2 केस में बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल, ऐसा कहना था बैरिस्टर सलमान सफदर का, जो इमरान खान साहब के वकील हैं। तोशाखाना 2 केस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि इमरान खान को कैसे फ़ायदा हुआ। यानी जस्टिस साहब ने सरकारी वकील से, नैब के प्रोसिक्यूटर से ये पूछा कि इमरान खान को कैसे फ़ायदा हुआ। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब बीवी को फ़ायदा मिला तो शौहर का भी फ़ायदा हुआ। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बोले, ओ प्लीज़, मेरी बीवी की चीज़ें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। दूसरी बात यह थी कि फ़ायज़ ईसा के केस में भी यही कुछ हुआ था। फ़ायज़ ईसा ने कहा था कि ये तमाम प्रॉपर्टी जो उनकी लंदन में उनकी अहलिया के नाम निकली थी और रेफरेंस दायर किया गया था, तो उस पे इन तमाम लोगों ने कहा था, बशमूल काजी फ़ायज़ ईसा ने, उसने कहा था कि जी ये तो मेरी बीवी की मिल्कियत है, इसका मुझसे हिसाब कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर इन्हें याद नहीं है कि बुशरा बीबी का सवाल ये इमरान खान साहब से कैसे पूछते हैं। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि मेरी बीवी की जो चीज़ें हैं वो मेरी कैसे हो सकती हैं। लेकिन ये बेशरम हुकूमत है, ढीठ हुकूमत है, इससे क्या। इन्होंने तो सिर्फ कोशिश करनी है कि जितना लंबा अरसा खान साहब को जेल में रखा जाए उतना इन्हें फ़ायदा है, क्योंकि ये इतने खौफजदा हैं। इमरान खान साहब जेल में होते हुए इनके लिए इतना ख़तरनाक है, अगर वो बाहर आ गए तो इनका और इनकी सियासत का क्या बनेगा। दूसरी बात ये, इन्होंने जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, इन्होंने जस्टिस साहब को ये बावर कराने की कोशिश की है कि आप फैसला जो भी दें, और देखें, अगर आइन और कानून के मुताबिक अगर मेरिट पर यह फैसला होता है तो ये हर एक को मालूम है, एक लेमैन को भी पता है कि इस केस में इमरान खान साहब की ज़मानत रोकी नहीं जा सकती। 100% इसकी ज़मानत होने के चांसेस मौजूद हैं मेरिट पर। अब चूँकि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब मेरिट पर फैसले करने वाले हैं, लिहाजा हमें उन पर पूरा भरोसा है। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कोशिश ये की कि ताकि वो जज साहब को ये बावर करा सके
کہ جی باہر تو یہ چل رہا ہے، میڈیا پہلے سے ہی کہہ رہا ہے، تو سب کو پتہ ہے کیا ہونا ہے۔ یہ بتائیے کہ نون لیگ والے جو پہلے کہا کرتے تھے، ابھی کیس چل رہا ہوتا تھا تو وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جی اس کیس میں تو خان صاحب کو سزا ہونی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے بارے میں تو یہ نہیں کہتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ کوانٹم آف پنشمنٹ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ اتنی سزا ہونی ہے، 10 سال، 14 سال، 8 سال، 7 سال، یہ سب کچھ۔ تو انہیں پھر کیسے ہوتا تھا پتہ؟ یہ کیس تو بالکل کرسٹل کلیئر ہے، اس میں تو سزا بیل پکی ہے، اور سزا بھی نہیں ہو سکتی اگر انصاف اور قانون کے مطابق اس کیس کو چلایا جائے تو۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے آپ کو حکومت کی ٹانگیں کانپنے کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک طرف تو میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جاوید لطیف نے کہا کہ پی ٹی آئی تو 2000 یا 3000 بندہ بھی نہیں نکال سکتی، اور اس کے مطابق 2-3 ہزار بندوں کو روکنے کے لیے یہ 20-20 ہزار تو پولیس والے لے آتے ہیں۔ تو پھر یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر 2000-3000 بندے ہیں تو انہیں آپ آنے دیں، پھر آپ روڈز کو کیوں خندقیں کھود کر بند کر دیتے ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز آپ کیوں لگا دیتے ہیں؟ اب یہ سن لیجئے، یہ ہمارے ملک کے وزیر داخلہ ہیں جو ہماری بدقسمتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاج میں شرکت کرنے والوں کے شناختی کارڈ اسناد منسوخ کرنے کا فیصلہ یہ ایسے کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ کا ملک ہے۔ یہ اس طرح کے احکامات دے رہے ہیں اور ڈرانے کے لیے یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ تاکہ لوگ احتجاج کے لیے نہ نکلیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، اور کسی کا باپ بھی ان کے شناختی کارڈ بلاک نہیں کر سکتا، ان کی اسناد کینسل نہیں کروا سکتا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل ہونے والوں کے خلاف محسن نقوی نے تیاری پکڑ لی۔ مظاہرین کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے، پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے، احتجاج میں شریک طالب علموں کے تعلیمی اسناد منسوخ کی جائیں گی، احتجاج کرنے والوں کو تعلیمی اداروں میں داخلے نہیں ملیں گے، احتجاج کرنے والوں کی موبائل سمز بلاک کی جائیں گی۔ یہ صرف آپ کو، عوام کو ڈرانے کی ایک ناکام کوشش ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس دفعہ جو عوام بکھری ہوئی ہے، عوام جو تنگ ہے، پریشان ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں نکلے گی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ہم سب کے لیے ہو رہا ہے، یہ آپ کے بچوں کے لیے احتجاج ہے، آپ کے مستقبل کے لیے احتجاج ہے۔ اگر آپ آج نہ نکلے تو پھر آپ کو ساری زندگی غلامی کرنی ہوگی، اور انہی چوروں لٹیروں کی غلامی کرنی پڑے گی۔ پھر آپ کے پاس موقع یہ بار بار نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اگر آپ اپنی حالت کو خود نہیں بدلیں گے تو آپ کی حالت بیٹھے بٹھائے نہیں بدلی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں واشگاف الفاظ میں فرما دیا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اور سب سے بہترین رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم نکلو گے رزق کی تلاش میں، سورہ جمعہ کو آپ اٹھا لیں تو اس کا جو آخر کی جو 2-3 آیتیں ہیں، اس میں واضح طور پر اللہ نے کہا کہ جمعہ نماز پڑھو اور اس کے بعد زمین پر منتشر ہو جاؤ، یعنی پھیل جاؤ، اللہ کی زمین پر رزق کو تلاش کرو۔ یعنی جب تک ہم رزق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلتے نہیں ہیں تب تک ہمیں رزق نہیں ملتا، حالانکہ دیتا اللہ ہی ہے۔ وہ صرف بہانہ بنا دیتا ہے کہ آپ گئے، آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو روزگار مل گیا۔ تو اس لیے آپ کو نکلنا ہوگا، کچھ آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کو ہاتھ پر ہاتھ دھرا رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی اس پر کہا ہے نا، ایک شعر ان کا بھی ہے کہ تم اگر کل کے انتظار میں رہو گے تو پھر اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو کچھ دے دیا جائے گا۔ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یعنی اگر آپ کل کے انتظار میں رہیں گے کہ ہم یہ کل کر لیں گے، آج چھوڑو، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے انگلش میں بھی کہا جاتا ہے کہ ڈو وٹ یو کین
टुडे, डोंट पुट टिल टुमारो। ठीक है जी। तो यानी कि जो कुछ आपने करना है वो आप आज कर लो, कल के इंतज़ार में मत रहो। तो ये तो थी आपके साथ ये वाली खबर, और अब मैं आपके सामने अगली खबर जो रखने जा रहा हूँ वो खबर आपके साथ शेयर करनी है कि इस हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया है, और चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपए तक जाने का अंदेशा है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन पंजाब हुकूमत की नाअहली देखिए कि चीनी की कीमत में 40 रुपए फ़ी किलो इजाफे का खदशा है। पंजाब हुकूमत में चीनी की कीमत बढ़ने का खदशा है। पंजाब में गन्ने की फसल तैयार हो चुकी, क्रशिंग सीज़न का आगाज़ हो चुका है, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से गन्ने की कीमत का तयन नहीं हो सका। किसान इत्तेहाद ने गन्ने की कीमत 400 से बढ़ाकर 550 रुपए करने का मुतालबा कर दिया। किसानों का कहना था कि फसल की खाद अद्वियात बहुत महंगी हैं, हुकूमत पाकिस्तान गन्ने के रेट में इजाफा करे। गन्ने की कीमत बढ़ने से चीनी 140 रुपए से बढ़कर 200 रुपए होने का खदशा है। शुगर मिल्स की जानिब से क्रशिंग सीजन का 21 नवंबर बरोज जुमेरात से आगाज़ मुतवक्के है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये कितनी महंगाई करते जा रहे हैं और अवाम का इन्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है। काशिफ अब्बासी ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया। वो कहते हैं कि दिवालिया होने से बचाने के लिए आने वाले खुद दिवालिया हो गए। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को दिवालिया होने से बचाने आई थी, मगर बरतानिया में हसन नवाज खुद ही दिवालिया हो गए। हसन नवाज उन्हीं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के रिहायशी हैं जिनकी मनी ट्रेल न देने पर नवाज शरीफ को सजा दी गई थी। उनका कहना था कि क्या उन्होंने नून लीग पर तंज की कि क्या इमरान खान डील करके लंदन गया था, या क्या उसने डील करके वापस पाकिस्तान आकर कबूतर उड़ाए थे? क्या उसने अपने मुखालिफ से इंतखाबी निशान छीना था, जलसे जुलूस से रोका था? यानी ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हम पे बड़ा जुल्म हुआ 2018 में, इमरान खान ने किया, ये किया, वो किया, तो उनको जवाब दिया जा रहा है। आगे वो कहते हैं कि जलसे जुलूस से नून लीग को रोका था या कैंपेन नहीं करने दी गई थी, फार्म 47 का चमत्कार हुआ था। ऐसा लगता है 2022 में आपकी यादाश्त खो जाती है मियाँ साहब। तो ये उन्होंने आईना दिखाया। और आगे मोहम्मद जुबैर साहब जो कि साबिक गवर्नर सिंध हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का बेटा दिवालिया हो गया है, बैंक डिफॉल्टर है। इसका इल्म नवाज शरीफ को भी है। ये लोग मुल्क को क्या डिफॉल्ट से बचाएंगे जो खुद को ही नहीं बचा पाए डिफॉल्ट से। ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, अभी इससे भी बड़ा फैसला आएगा। ये लोग एवन फील्ड के स्कैंडल से निकल ही नहीं सकते। ये ऐसी फैमिली है कि इनको इंटरव्यू नहीं देने चाहिए, जो भी इंटरव्यू देते हैं ये फंस जाते हैं। ऐसा कहना है मोहम्मद जुबैर का, जो नून लीग में रहे हैं और नून लीग के साबिक गवर्नर हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।